विशेष राज्य का दर्जा पता नहीं अब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन्होंने तो पहले ही मना कर दिया, लेकिन चुनाव में तो बहुत ऊंची ऊंची बातें की जाती है, बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जुमलेबाजी होती है। जो आज का बजट है, बिहार के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। और जो पिछले बजट में जो बात आई थी उसी को दोहराने की बात इन लोगों ने किया है। जो बजट में जो घोषणा इन्होंने किया था कि बिहार को इन्होंने कहा था कि पैकेज देंगे 59,000 करोड़ का, पहले उसका तो हिसाब दे दें, कहाँ गए 59,000 करोड़? 59,000 करोड़ तो पुराने 10 सालों का जो काम गिनाया हुआ उसी को रिपैकेजिंग करके केवल घोषणा इन लोगों ने करने का काम किया। मुख्यमंत्री हमारे अचेता अवस्था में है, ताली पीट रहे हैं। क्या हो गया है भाई? सब तो मोदी जी ने गुजरात को दिया, बिहार को क्या दिया? सब कुछ गुजरात में, सब कुछ गुजरात में, बिहार को ठेंगा। यही काम किया मोदी जी। बीटा का हम लोग जब कैबिनेट थे तभी हम लोगों ने 15 में जब सरकार में आए थे तभी बीटा के लिए हम लोगों ने अतिरिक्त ज़मीन लैंड ऑक्यूपाइड करके हम लोगों ने अथॉरिटी को, एयरपोर्ट अथॉरिटी को दिया। अब तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? ऐसी कोई नई बात यूनियन बजट में नजर नहीं आई है। और जो समाजवादी पार्टी का आज चूंकि बजट पेश हुआ है, ये 11वां बजट है, लेकिन जो कुंभ हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो जहां आंकड़े दिए जा रहे थे सरकार द्वारा, वहीं समाजवादी की यह मांग है कि जो कुंभ में जितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जितने श्रद्धालुओं ने, उनके आंकड़े सरकार पेश करे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सहूलियत पहुंचाए, क्योंकि अभी भी जो लोग जो कुंभ में नहाने आए थे वो भटक रहे हैं और वो अपने परिवारजनों से नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमारी मांग है कि जो गवर्नमेंट है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, वो आंकड़े निकाले कि आखिरकार कितने लोगों की मृत्यु हुई है कुंभ में और क्या वजह रही है, और क्या यह सरकार जो दोषी ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी कि नहीं करेगी। देखिए, आपने पहले बिहार का जिक्र किया, तो बिहार तो मेरी कमजोरी है, बिहार मेरी मजबूती है और बिहार मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है। तो आपने बिहार के बारे में कहा, या कोई बातें हुई हैं जो लुभावना लगी, जो अच्छी लगी, बढ़िया लगा, वो अच्छा लगा मुझे कि जाहिर एक साथ साथ ये भी महसूस होता है कि चुनाव की घड़ी है, तो कहीं वही सोचकर तो चुनावी बजट पेश नहीं किया गया, और खासकर बिहार को फोरफ्रंट में लेके। लेकिन जहां तक बिहार का सवाल है, जहां कोशी प्रोजेक्ट का हो या मिथिलांचल का सवाल हो या ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का सवाल हो, या इतने और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात हो, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा है। लेकिन क्या इतना ही काफी है? क्या बिहार में उन्होंने पहले कितनी बड़ी बड़ी स्पेशल पैकेज की बात की थी, क्या हुआ उसका? इस बजट में भी उम्मीदें थी। क्या हुआ जो बोली लगाई थी बिहार की 50,000 करोड़ दूं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 1 लाख करोड़ दूं, 75,000 करोड़ दूं, 1.5 लाख करोड़ दूं। क्या हो गया उसका? उसके बदले उसकी तुलना में, स्पेशल पैकेज इन बातों की तुलना में, ये बजट का ये जो लोक लुभावना बजट बिहार को देख के पेश किया गया है, वो मुझे लॉलीपॉप समान दिखता है उसकी तुलना। बहरहाल जो हुआ, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हम उसकी सराहना करते हैं बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। अब रही बात सैलरीड क्लास को, अच्छा है, जानते सैलरीड क्लास को वोट ये देने का मतलब है कि आप वोटर्स पर नजर रख रहे हैं, इसलिए मैंने कहा चुनावी बजट है। ये तो बहुत पहले से हमारी मांग थी, एक्सपेक्टेशन थी कि सैलरीड क्लास को बढ़ना चाहिए। वहां पे वो 5 लाख और 7 लाख और 10 लाख, हम लोग तो कह ही रहे थे 15 लाख कम से कम होना चाहिए, चलो 12 लाख हुआ। हम उसकी प्रशंसा करते हैं सीतारामन जी की भी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, पीएमओ की, जिसने ये बजट बनाया है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गाइडेंस में, हम उसकी तारीफ करते हैं। लेकिन बिहार के मामले में आप कहें तो थोड़ा डिटेल्स देना, बहुत जगह नहीं डिटेल्स दिया है, वहां डिटेल्स नहीं दिया गया। सैलरीड क्लास के मामले में सैलरीड क्लास तो वाकई सबसे ज्यादा सफरिंग या सबसे ज्यादा कंज्यूमर्स या सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन अगर देश के ग्रोथ में आता है तो वो सैलरीड क्लास का आता है, वो मिडिल क्लास का आता है, पुअर क्लास के साथ साथ। सबसे ज्यादा चाय भी वही पीते हैं, सबसे ज्यादा तादाद भी उन्हीं के पास है। इन लोगों को मिला के 50% जीएसटी तो वो देते रहे हैं, हमारे 30-40% से ज्यादा पुअर हमें देते रहे हैं।
जो धन्ना सेठ हैं, बड़े बड़े लोग हैं, वो तो हार्डली 3 या 4% देते रहे। तो उनके लिए जो किया गया वो बहुत अच्छा किया गया। हम बहुत इससे सराहना करते हैं कि आपने सैलरी क्लास को दिया। लेकिन इसको देख के और खासकर अभी जो किया है वो देखकर लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ दिया और दूसरी तरफ निकाल लेंगे। सो अभी बहुत सारी बातों को स्टडी करने की जरूरत है। हम स्टडी कर रहे हैं। बहरहाल हमारी शुभकामना। No, I think frankly the applause you heard from the BJP benches was for the middle class tax cut. We look at the details and that may be a good thing. So if you have a salary, you may be paying less tax. But the important question is, what happens if you don't have a salary? Where is the income going to come from for you to benefit from income tax relief? You actually need jobs. Unemployment was not mentioned by the finance minister in her speech. And the generation of jobs becomes vital because in our country, not only do we have record unemployment, youth unemployment is particularly grim at the moment. We have the world record in youth unemployment and in college educated unemployed. So what is the method to generate jobs for these people? Then they can get salaries and they can cheer the tax cut. But those who don't have salaries are not going to cheer the tax cut. The other concern that many of us clearly have about the budget is that the overall problems that are facing the economy were not addressed. Where is investment coming from? We've seen a decline in foreign direct investment and we've seen no investment, no willingness on the part of the domestic investors to come in. 23,000 Indian millionaires have left this country and gone to foreign countries. Where is the investment coming from that will in turn generate more manufacturing that can lead to more exports? You can talk about manufacturing mission and export mission, but how do we get there? I think those details we need to study in more care, but I have not heard in the finance minister's speech enough to cheer in those areas. So lots of announcement for Bihar. Well, with the elections coming up in Bihar, it's hardly surprising that they seem to be giving sops there. Ironic that the party that wants one nation, one election is actually using each election, each state, each year to give them more freebies. They may as well have multiple elections so they can get more applause from their allies. मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? तो जब आप देश के बजट की बात करते हैं तो सारे देश के लिए उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन बैसाखियों पे सरकार चल रही है उन बैसाखियों को स्थिर रखने के लिए उन्होंने बाकी मुल्क की जो विकास है उसको बिल्कुल दाव पे लगा दिया। मिडिल क्लास को लेकर क्या कहेंगे सर? जो Well, the tax proposals will have to be studied carefully. Right? The finance minister has made certain assertions. Those assertions would have to be looked at. The fine print would have to be looked at, and then only would you come to a determination. But in nutshell, I would again like to reiterate. Was this a budget of the government of India or was this a budget of the government of Bihar? सर आपने आज हम ये चाहते थे कि सरकार अपने तरफ से कुंभ में जो लोगों की मृत्यु हुई उसको लेकर एक चर्चा का निर्णय लें। हम चाहते हैं, विपक्षी दल चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है कि सदन के अंदर महाकुंभ में जो इतनी लोगों की मृत्यु हुई, लोग घायल हुए, आज भी पता नहीं कि जो सूची नहीं है, जानकारी नहीं है, तो उसको लेकर सदन में एक चर्चा की तारीख स्थित हो, ये हमारी मांग थी। हमारी मांग को नज़रअंदाज करने के लिए विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी, सपा, टीएमसी, विभिन्न इंडिया गठबंधन के दल ने वॉकआउट किया और आज तक भी हमें ये जानकारी नहीं मिली कि चर्चा होगी कि नहीं होगी। हम चर्चा के पक्ष में ताकि पूरा का पूरा सच्चाई देश के सामने आए। दूसरी बात, जहां तक बजट पे आए, ये वही पुराना बजट है जो पिछले 10 सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जहां पर शब्दों के अलावा ना गरीब को कुछ मिलता है, ना किसान को कुछ मिलता है, ना मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। विभिन्न टैक्स के जो प्रपोजल्स आते हैं, नतीजे आते हैं, वो सिर्फ बड़े बड़े कंपनियों के मालिकों को फायदा दिलाता है और आज भी यही है। बार बार सिर्फ किसानों और मध्यम वर्ग सिर्फ शब्दों के लिए ही है। टैक्स में बार बार रिस्ट्रक्चरिंग पहले भी हुआ लेकिन मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं मिली। जीएसटी, जिस प्रकार से जीएसटी, कभी इस पे जीएसटी, कभी उस पे जीएसटी, तो आज भी मुझे लगता है कि
पिछले 10 सालों में जितने भी बजट है सबसे कमजोर बजट इस साल का बजट रहा है। एकदम नॉन इवेंट है, दिस बजट इज अ नॉन इवेंट। सर लेकिन 12 लाख तक जो छूट दी है कमाई, इसको बड़ी राहत देखिए कोई इसमें कोई साफ उन्होंने कोई डिटेल्स नहीं दिए हैं, सारे उन्होंने कहा बाद में विवरण है। सरकार का ये एक पुराना खेल है कि वो दिखाते एक है और जब आप बारीकी में जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें कोई फायदा नहीं हुआ है। तो ये एक वही परंपरा है, ये एक ढोंग है, एक जुमला है। जब आप बारीकी में जाएंगे, जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज शाम को 5 बजे होगी, उसमें सारा कुछ स्पष्ट हो जाएगा। अगर मेरी जानकारी सही है तो ये सरकार का 12वां बजट है। 12वां ही है? क्यों 11वां है? अच्छा ठीक है, जो भी कुछ है। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहां पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई ये सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं। उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं है? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं है? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए। सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। जो सड़कों पर लोग सोए हैं 12-12 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन। कई लोग जो बाहर से चल करके अपने इंतजाम से आए थे, आप पता कर लीजिए प्रयागराज से अयोध्या जाने में कितना समय लगा है लोगों को। 12 घंटे, 16 घंटे, एक दिन लगा है। कोई दर्शन नहीं कर पाया। कोई बनारस गया, गाड़ियां आने नहीं दी किसी की। अगर बनारस के लोग में तब भी नहीं गाड़ी देने दें। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र क्यूट को बना रहे थे। जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि देश की आबादी क्या और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस महाकुंभ में लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, कल भी मैं जब था लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, आप सब चैनल वाले लोग हैं, आप पर न जाने कितना बड़ा पैकेज देकर के प्रचार कराया गया। जब 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना था तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपके आंकड़े ही नहीं है। जो कपड़े मिले हैं, जो चप्पलें मिली हैं, जो सामान मिला है, क्या सरकार को उस बात की चिंता नहीं है? ये सरकार कहती है कि हम हिंदू पार्टी हैं, हिंदू का संरक्षण करते हैं। जो सरकार महाकुंभ और हिंदुओं का सबसे बड़ा ये त्योहार माने, पर्व माने, या ऐसी जो आयोजन है वो माने, उस आयोजन को नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या दुनिया में अर्थव्यवस्था बन पाएंगे? क्या दुनिया में वो अर्थव्यवस्था में अपने आप को खड़ा दिखाई देंगे? क्या वो बात करेंगे हम विकसित भारत की यही परिभाषा है कि आपका लोगों को स्नान न करा पाए? यही विकसित भारत की परिभाषा है। लोग जाएंगे तो वो भगदड़ में जान चली जाएगी जिनकी। यही आपके विकसित भारत की परिभाषा है। विकसित भारत की यही परिभाषा है कि शंकराचार्य कह रहे हैं आपका मुख्यमंत्री झूठा है। क्या शंकराचार्य आपका कह रहा है? कुछ लोग खुल के कह रहे हैं, और जितने भी वहां साधु संत शंकराचार्य आए हैं वो दबी जुबान पर कह रहे हैं
कि इससे बुरा महाकुंभ नहीं हो सकता था। सोचिए आज उपराष्ट्रपति स्नान लेने गए हैं, ये सब छिपाना चाहते हैं। फूल बरसाए गए, आपको दुख होना चाहिए। जब लोगों की लाशें पड़ी थीं उस समय सरकार फूल बरसा रही थी। अरे फूल कुछ अपने लिए भी तो बचा के रखते, कभी वो भी काम आते फूल। क्या मरने वालों पर फूल डाले जा रहे थे या जो श्रद्धा के साथ जो वहां पर आए थे उन पे फूल बरसाए जा रहे थे? ये सरकार झूठी है। जो एक सरकार महाकुंभ नहीं करा सकती उसका हर आंकड़ा आज के बजट में झूठा है। जो मरने वालों का आंकड़ा न दे पाए, हम बजट के आंकड़े का क्या करेंगे? मरने वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे, खोए वालों का आंकड़ा नहीं दे पा रहे। सब दल बुला करके सरकार को स्पष्टीकरण इसलिए देना चाहिए। वहां पर भारत के डिफेंस मिनिस्टर स्नान करने गए, भारत के होम मिनिस्टर स्नान करने गए, आज सुनने में आ रहे उपराष्ट्रपति स्नान लेंगे वहां पर, देश के सब एम्बेसडर वहां हैं, बड़े बड़े उद्योगपति स्नान करने गए। और याद कीजिए आप, जिस समय बुलाया जा रहा था, निमंत्रण दिया जा रहा था, कोई देश का बड़ा व्यक्ति नहीं बचा होगा जिसको सरकार ने निमंत्रण न दिया हो। हमें आपको निमंत्रण नहीं दिया, आपको भी निमंत्रण नहीं मिला होगा, हमें भी निमंत्रण नहीं मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि महाकुंभ में आपको हमको जाने के लिए कोई रोक सकता है। तमाम वो लोगों की जान गई जिनको कभी निमंत्रण नहीं दिया गया था। निमंत्रण मिलने वाले स्नान करने भी शायद न गए हों। जिन्हें निमंत्रण नहीं दिया वो स्नान किए हैं, वो धर्म से जुड़े हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हैं। सबसे ज्यादा जानें हिंदू की गई हैं। और इस सरकार को अगर उन्हीं की चिंता नहीं है तो देश की जनता समझ गई है कि इससे ज्यादा हिंदू विरोधी सरकार कोई नहीं हो सकती। इसी बात को लेकर के किया 2 बार। क्या बजट ने हमारे लिए मरने वाले आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सारे दल साथ थे सर। जब जो सरकार मरने वाले आंकड़ों को न दे सके, हम इनके किस आंकड़े को मान लें? मैं अभी भी कह रहा हूं 40 करोड़ लोगों का जो सपना दिखाया था, हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि अगर महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार को बजट की कमी थी तो बजट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? आज तो बजट पेश हुआ है, 10,000 करोड़ और दे दें उसको बजट के लिए। क्यों नहीं देते बजट के लिए? सेना के हवाले किया जाना चाहिए। मेरी मांग है कि खोया पाया केंद्र पूरा का पूरा सेना के हवाले करना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार पर हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। और जो उत्तर प्रदेश के अधिकारी इसमें शामिल थे उन पर बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, सबसे ज़्यादा तो स्टेटों के नाम देखिए। बिहार जहाँ पे चोन आ रही है, बिहार बिहार बिहार, उसके बाद असम की आ रही है तो असम, पंजाब का तो नामो निशानी है। वो किसान धरने में बैठे 4 साल से एमएसपी की लीगल गारंटी के किसान के लिए क्या मखाना बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड। सो किसानों के विरुद्ध एक बजट था और किसान जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तो कुछ सुनी नहीं गई, तो दुख है। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਹਾਂ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੱਲੇ ਬੋਰਡ, ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ कुछ नहीं। देखिए, इससे जो छोटे व्यापारी हैं उनको क्या लाभ हो रहा है? उनके 12 लाख के आमदनी पर तो आपने कोई टैक्स की राहत दी नहीं, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी ने जो मांग की थी कि अगर आप ये फैसला लें कि भाई उद्योगपतियों के कर्जे आप माफ नहीं करेंगे, अपने पूंजीपति दोस्तों के कर्जे आप माफ नहीं करेंगे, और जो 16 लाख करोड़ रुपए के कर्जे आपने माफ किए हैं अब तक उसकी वसूली करेंगे, तो देश में जीएसटी की दरें और इनकम टैक्स की दरें आधी की जा सकती हैं। बहुत बड़ी राहत इस देश के मिडिल क्लास को और इस देश के आम आदमी को मिल सकता है, लेकिन वो नहीं किया गया। आपने देखा कोई ऐलान नहीं किया गया इस प्रकार का कि जो पूंजीपति हैं, बड़े बड़े जो प्रधानमंत्री जी के दोस्त हैं, बीजेपी के दोस्त हैं, जिनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा बाकी है, उनका कर्जा माफ नहीं किया जाएगा। लाखों करोड़ रुपए का कर्जा जो माफ किया गया है
उसकी वसूली कैसे की जाएगी इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं। दूसरी बात, रोजगार के लिए इस बजट में कुछ नहीं है। किसान के फसल के दाम के लिए, एमएसपी के लिए दोगुना करने के लिए कोई बजट का आपने निर्धारण नहीं किया। तो कुल मिलाकर एक ऊंट के मुंह में जीरा आपने सैलरीड क्लास को जरूर दिया है, बाकी इसके अलावा इस बजट के अंदर कुछ भी नहीं। आप लोग जो सैलरीड क्लास के लिए, मिडिल क्लास के लिए लगातार आवाज उठा रहे थे कि मिडिल क्लास को सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो सैलरीड क्लास के लिए तो राहत है। देखिए, जो छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग हैं उनको आपने इससे बाहर कर दिया। उनकी भी तो आमदनी 12-15 लाख रुपए साल की होती है, एक बात। दूसरी बात क्या है कि सबसे बड़ा इस देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का कारण क्या है कि आपने चंद पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप, इतना पैसा माफ किया है मोदी सरकार ने। और उस 16 लाख करोड़ रुपए की वसूली आप कैसे करेंगे, आपने उस पर कोई बातचीत नहीं की। आने वाले दिनों में आप अपने पूंजीपति दोस्तों का कर्जा माफ नहीं करेंगे, इसके बारे में आपने कुछ नहीं बोला, चुपचाप रहे आप। एमएसएमई के लिए कई सारी घोषणाएं, खासतौर पे जो स्टार्टअप के लिए लोन, ऐसी घोषणाएं हम पहले भी इनकी देख चुके हैं। जमीन पे क्या उतरता है? जमीन पे तो हम यही देख रहे हैं कि पूंजीपति दोस्तों का कर्जा माफ हो रहा है। बजट में बिहार का कई बार जिक्र आया, अपोजिशन इसे लेकर सवाल खड़े कर रहा है कि बिहार में चुनाव इसलिए उसके फोकस है। देखिए, पहली बात तो अभी एक दिमाग में डाउट यही हो रहा है कि इस बात का नोटिफिकेशन ये कह रहे हैं 8 फरवरी के बाद आएगा। क्यों भाई? आप दिल्ली के चुनाव परिणाम का इंतजार कर रहे हैं? आप जो भी स्पष्ट करना है आज करिए ना। तो इसलिए बहुत सारी चीजें हैं और ये सरकार जहां तक है, मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि देश में जो पूंजीपति हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके लिए काम करती है। बिहार की आरोपों पे आप क्या कहेंगे कि बिहार को बजट सेंट्रिक रखा गया है? कुछ करके तो दिखाएं। 1.5 लाख करोड़ रुपए तो कब की घोषणा किए हुए हैं मोदी जी कि 1.5 लाख करोड़ रुपए हम पैकेज देंगे बिहार को। मिला क्या वो बताइए ना, उसका हिसाब दीजिए। क्या किया आपने बिहार में?